जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल बीपीएससी एक प्रयास में। आज हम लोग प्रतियोगिता दर्पण का मई का करंट देखेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं बीपीएससी का एग्ज़ाम बहुत करीब है। सितंबर में एग्ज़ाम होने वाला है, बहुत जल्दी नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। 1500 के आसपास अभी तक वैकेंसी कंफर्म कर दिया गया है, ज़्यादा भी हो सकता है। और बिना किसी देरी के हम लोग शुरू करते हैं मई का करंट। देखते हैं, सबसे पहला करंट है आपका मई का, जिसमें आपका मार्च का न्यूज होगा। अस्त्र MK1 का हल्के लड़ाकू विमान तेजस से सफल परीक्षण किया गया। ये तेजस जो है ये स्वदेश निर्मित है और अस्त्र MK1 जो है ये हवा से हवा में मार करने वाली विपांड विजुअल रेंज मिसाइल है। ये हवा से हवा में मिसाइल, और इसका जो परीक्षण किया गया ये चांदीपुर उड़ीसा में किया गया 12 मार्च को। एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी के द्वारा, ADA के द्वारा किया गया। और अभी जो अस्त्र MK3 है इसका परीक्षण हो गया है, लेकिन इसका हवाई परीक्षण अभी बाकी है। और इसका जो नाम दिया गया है ये गांडीव दिया गया मिसाइल। ये जो गांडीव है ये 5वीं पीढ़ी तक के लड़ाकू विमान को निशाना बना सकती है। और गांडीव जो है ये अर्जुन के धनुष पर नाम दिया गया। अर्जुन के धनुष का नाम गांडीव था नाम पर। क्या इससे क्या होगा कि ये जो अस्त्र MK1, MK2, MK3 है, इससे तेजस की मारक क्षमता में वृद्धि होगी और इंडियन एयरफोर्स को नया बल मिलेगा। हमारी रक्षा प्रणाली में अश्विनी क्या है? अश्विनी लो लेवल ट्रांसपोर्टेबल रडार है और ये जो है इलेक्ट्रॉनिक्स और रडार विकास प्रतिष्ठान LRDE और DRDO द्वारा विकसित किया गया है। और यह जो है उच्च गति वाले लड़ाकू विमान से लेकर मानव रहित हवाई यानों और हेलीकॉप्टर जैसी धीमी गति से चलने वाले लक्ष्य को ट्रैक कर सकता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। मतलब ऐसा है कि जैसे हाई स्पीड जो लड़ाकू विमान होते हैं और जो धीमी गति से हेलीकॉप्टर्स होते हैं, मतलब हाई स्पीड से लेकर धीमी गति में चलने वाले हेलीकॉप्टर्स, दोनों को लक्ष्य को ट्रैक कर सकता है ये। और रक्षा मंत्रालय द्वारा इसकी खरीद के लिए बेल भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ अनुबंध किया गया है। और यह अनुबंध जो है ये 2906 करोड़ का है, अप्रॉक्स 2906 करोड़ का अनुबंध है। राजेश कुमार सिंह रक्षा सचिव जो है ये नई दिल्ली में हस्ताक्षर किए हैं। नेवल एंटीशिप मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है। ये NASM-SR लॉन्च के बाद भी ये लक्ष्य बदल सकती है। DRDO के द्वारा विकसित किया गया ये जो परीक्षण किया गया है चांदीपुर उड़ीसा में किया गया है। और ये दो तरफा डाटा लिंक सिस्टम पे वर्क करती है। दो तरफा, मैं लिख देता हूँ, डाटा लिंक सिस्टम। ये 25 फरवरी को परीक्षण किया गया है। रक्षा मंत्रालय के द्वारा 2025 को सुधार वर्ष, ईयर ऑफ रिफॉर्म्स के रूप में मनाया जाएगा। ये जो नेवल एंटीशिप मिसाइल है इसके बारे में थोड़ा मैं और बता दूं। ये जो है आपका मैन इन लूप विशेषता को ये इसने प्रूफ किया है। मतलब इसका जो उड़ान के दौरान ये आप मिसाइल पर नियंत्रण रख सकता है। लॉन्च के बाद जो है कैमरा से मिसाइल पर कंट्रोल रखा जा सकता है और ये लक्ष्य को बदला जा सकता है। आगे देखते हैं माधव राष्ट्रीय उद्यान। यह 58वां बाघ अभ्यारण्य है भारत का। इसका जो क्षेत्रफल है 1651.43 वर्ग किलोमीटर
भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत 7 मार्च को अधिसूचना जारी किया गया कि जो माधव राष्ट्रीय उद्यान है ये 58वां बाघ अभ्यारण्य के रूप में अधिसूचित किया जाएगा। 57 कौन सा था? रातापानी वन्यजीव अभ्यारण्य एमपी। और एमपी का जो है, एमपी का नौवां बाघ अभ्यारण्य ये हुआ। जगह कौन सा है? शिवपुरी। छप्पनवा कौन सा है? तो 56वां था आपका गुरु घासीदास, जो छत्तीसगढ़ का था। तवाशे के बारे में देखते हैं। ये एक प्रकार का विध्वंसक युद्धपोत है। निर्माण किसके द्वारा किया जा रहा है? तो गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा। तो ये जो है 3800 टन से अधिक का विस्थापन ये मतलब कर सकता है, और इसका जो क्षमता है, ये जबरदस्त मारक क्षमता है इसका तवासे का। ये जो विध्वंसक है तवासे, ये ब्रह्मोस और टारपीडो लॉन्चर से लैस होगा। ब्रह्मोस प्लस टारपीडो लॉन्चर से लैस। ये अभी गोवा शिपयार्ड लिमिटेड में निर्माणाधीन है। इसका जलावतरण जो किया गया है ये 22 मार्च को किया गया है, और यह रूस से अनुबंधित क्रिवाक श्रेणी के 4 स्टील्थ फ्रिगेट्स का चौथा एवं अंतिम युद्धपोत है। तवासे जो नाम रखा गया है यह महाबली भीम के गदा के नाम पे रखा गया है। अभी ऊपर हमने देखा कि अर्जुन के धनुष के नाम पर, गांडीव के नाम पे मिसाइल का नाम रखा गया था ऊपर। तो हम लोग आगे देखते हैं स्पेडेक्स मिशन। स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट 30 दिसंबर 2024 को प्रक्षेपित। अनडॉकिंग जो हुआ ये 13 मार्च 2025 को 470 किलोमीटर की ऊंचाई पर 2 उपग्रह का सफल परीक्षण इसमें किया गया है। मतलब 2 उपग्रह को आपस में जोड़ने तथा अलग करने का जो परीक्षण होता है ये सफल हो गया है ये स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट के तहत। तो इसमें जो 2 उपग्रह का जो सफल परीक्षण हुआ, MDX-01 चेजर और MDX-02 टारगेट। चेजर जो है 200 kg और टारगेट 220 kg। किसके द्वारा? तो PSLV C60 के द्वारा किया गया सफल परीक्षण। ये जो है श्रीहरिकोटा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से इसका सफल परीक्षण किया, मतलब ये किया गया, लॉन्च किया गया था। इससे जो फायदा होगा, मतलब ये अंतरिक्ष स्टेशन में फ्यूचर में जब भारत अपना अंतरिक्ष स्टेशन की स्थापना करेगा तो उसमें फायदा होगा। गगनयान, चंद्रयान 4 भविष्य में अंतरिक्ष मिशन से संपन्न किसी भी मतलब अंतरिक्ष में मानव को भेजने, चंद्रमा में मानव को भेजने में ये आगे के मार्ग को प्रशस्त किया। मतलब ये जो स्पेडेक्स मिशन है हमारे लिए बहुत फ्यूचरिस्टिक है। मतलब ये बहुत काम का मतलब ये फ्यूचर में बहुत चीज़ों में काम आएगा जिससे हमें फ़ायदा होगी। आगे देखते हैं। इसरो के द्वारा जनवरी 2015 से दिसंबर 2024 तक 10 वर्षों की अवधि में 393 विदेशी उपग्रहों तथा 3 भारतीय ग्राहक सैटेलाइट का अंतरिक्ष में प्रक्षेपण किया गया। इससे जो है $143 मिलियन विदेशी मुद्रा प्राप्त हुई। सबसे ज़्यादा जो उपग्रह इसमें लॉन्च किया गया, सबसे ज़्यादा उपग्रह ये अमेरिका का था, 232 उपग्रह था। तो उसके बाद ब्रिटेन 83 था उसका, और इसी तरह सिंगापुर, कनाडा, मतलब बहुत सारे कंट्री था। मेनली जो अमेरिका का 232 था और ब्रिटेन का 83 था। तो इससे जो फ़ायदा होगा, बाज़ार में जो अपनी स्थिति है, मतलब मजबूत स्थिति उपस्थिति दर्ज कराने के लिए SSLV का विकास इसरो द्वारा किया गया है। SSLV क्या है? SSLV आपका स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, और ये जो है 500 kg तक के उपग्रह को ले जा सकता है। आप देख सकते हैं इससे व्यापारिक स्तर पर भी बहुत फायदा हुआ। $143 मिलियन विदेशी मुद्रा प्राप्त हुई है। आगे देखते हैं।
24वां जो राष्ट्रीय मंडल खेल है, इसकी मेजबानी जो है, इसके लिए भारत की दावेदारी प्रस्तुत की गई है। और 24वां राष्ट्रमंडल खेल 2030 में होना है। अभी 23वां राष्ट्रीय खेल जो है, सॉरी राष्ट्रीय खेल नहीं है, राष्ट्रमंडल होगा, मैं लिख देता हूँ राष्ट्रमंडल खेल। 23वां राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन 22 जुलाई से 2 अगस्त 2026 को स्कॉटलैंड ग्लासगो में आयोजित होगा। इसमें आपका सिर्फ 10 खेल ही शामिल हैं, टोटल 10 खेल। और इसमें हॉकी एंड क्रिकेट नहीं है, और भी बहुत सारा गेम नहीं है, मेनली हॉकी और क्रिकेट नहीं है। पिछली तथा पहली बार 2010 में आयोजन हुआ था भारत में, नई दिल्ली में हुआ था कॉमनवेल्थ गेम्स। लास्ट टाइम एशियाई गेम खेल का आयोजन हुआ था 1982 में। मतलब आप जानते होंगे कि भारत में बड़े स्तर का जो गेम होता है बहुत कम मात्रा या ना के बराबर ही आयोजन होता है। लास्ट 2010 में आयोजन हो गया, आज 15 साल हो गया हमारे देश में कोई बड़ा आयोजन नहीं हुआ है। और 2036 में भी ओलंपिक की मेजबानी को इच्छुक है भारत। राष्ट्रमंडल खेल का जो महासंघ है उसका नाम बदल दिया गया है और उसका नाम कॉमनवेल्थ स्पोर्ट रख दिया गया है। नागरिकता प्राप्त करने के लिए नई गोल्ड कार्ड योजना, ये अमेरिका द्वारा जारी किया जाएगा, ये अमेरिका का है और ये EB-5 वीजा के स्थान पर हो। एक तरह से पहले ग्रीन कार्ड जारी होता था, ग्रीन कार्ड के जैसा ही होगा ये, बस गड़बड़ी से मुक्त होगा ये। इसका प्राइस जो है $50 लाख है। मतलब आपको अगर नागरिकता लेना है तो $50 लाख खर्च करना है, तो आपको इसके साथ अस्थायी निवासी के साथ साथ नागरिकता के ही पात्र हो जाएंगे। इसका पता है कारण क्या है? अमेरिका चाह रहा है कि हमारे यहाँ सिर्फ अमीर और कामयाब लोग आएं और अमेरिका में निवेश करें और यहाँ के लोगों को रोजगार दें। सीधा सा कहना है कि हमारे जो ट्रंप महोदय हैं, इन्हें गरीब और पिछड़े लोगों की जरूरत नहीं है अपने देश में, ये सिर्फ अमीर लोग को ही अपने देश में बुलाना चाहते हैं। आगे देखते हैं। 400 वर्ष पुरानी डाक वितरण जो सेवा है वो बंद करने का घोषणा कर दिया है, डेनमार्क किया है। और विश्व का पहला देश है ये जो अपना डाक वितरण सेवा को बंद करने का फैसला लिया है। क्योंकि आप देख रहे हैं डिजिटल युग का प्रारंभ जब से हुआ है तब से धीरे धीरे लोग चिट्ठी, कितना लोग लिखते हैं, चिट्ठी बहुत कम लोग लिखते हैं, चिट्ठियों की संख्या में कमी आ जा रही है, क्या जा रही है, आ ही गई है लगभग। और इसके कारण क्या है कि बहुत सारे लोगों को नौकरी से बड़ी संख्या में नौकरी से लोगों को हटाया जाएगा। नुकसान है, लेकिन रख के भी किया क्या जा सकता है। हालांकि सरकार को सोचना चाहिए था, अपग्रेड करना चाहिए था कुछ अलग तरीके से। जैसे हमारे भारत में आप देखते हैं कि आपका जो डाक सिस्टम है उसको बैंकों में कन्वर्ट किया जा रहा है। मतलब थोड़ा सा दिमाग लगाते तो शायद चीज़ें सही होती। खैर आगे बढ़ते हैं। लैंडर ब्लू घोस्ट क्या है? चंद्रमा पर उतरने वाला ये मतलब दूसरा प्राइवेट लैंडर है। ये जो लैंडर ब्लू घोस्ट है चंद्रमा पर उतरा है। इससे पहले जो है आपका ओडेसियस लैंडर था, ये सफल नहीं हुआ था क्योंकि ये जो है आपका 800 मीटर की ऊंचाई पर ही जब 800 मीटर बचा था पर क्रैश कर गया। ये सफलता के मामले में बोल सकते हैं पहला। तो कौन सी कंपनी का ये लैंडर ब्लू घोस्ट है? तो फायरफ्लाई, ये निजी कंपनी है। लॉन्च कैनेडी स्पेस सेंटर फ्लोरिडा। पहला निजी कंपनी कौन सा था? ह्यूस्टन की इंट्यूसिव मशीन्स। तो ये उसका ओडेसियस लैंडर था, ये सफल नहीं हुआ था। नासा द्वारा आर्टेमिस मिशन द्वारा चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्रियों को भेजने की योजना है। 1966 में सोवियत संघ का लूना 9 चंद्रमा पर सफलतापूर्वक उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यान था, लूना 9। और इसके 4 महीने बाद ही जो है लूना 9 जब सोवियत संघ 1966 में भेजा था, उसके 4 महीने बाद अमेरिका कहाँ पीछे रहने वाला था। अमेरिका अपना सर्वेयर 1 को भेज दिया और 1969 में नासा तो इंसान को ही भेज दिया चंद्रमा में, नील आर्मस्ट्रॉन्ग को, और कोई बुज एल्ड्रिन करके था उसको भी भेजा।
तो हम लोग आगे देखते हैं, भारत चंद्रमा पर उतरने वाला चौथा देश है। मानव तो भी हम लोग भेजेंगे, सोचिए कब भेजेंगे। और जापान पांचवा बन गया है। जापान फिफ्थ कंट्री। लोकतंत्र सूचकांक देखते हैं। लोकतंत्र सूचकांक कौन जारी करता है? इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट। ये ब्रिटेन की कंपनी है, सॉरी कंपनी बोल रहा हूँ, ये ब्रिटेन की है इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट। ये 2006 से लोकतंत्र सूचकांक जारी कर रही है। इसमें जो भारत का स्थान है वो 41 रहा है, 41वां 167 देश में। 7.29 अंक भारत ने हासिल किया है। 4 श्रेणी है इसमें। 8+ जो अंक ला रहा है वो पूर्ण लोकतंत्र है। 6 से 8 के बीच में दोषपूर्ण लोकतंत्र, 4 से 6 के बीच में संकट शासन और 0 से 4 के बीच में सत्तावादी शासन। आपका जो भारत है इसमें दोषपूर्ण लोकतंत्र में आता है। इसमें पिछला बार भी लगभग ऐसा ही, मतलब लगभग क्या यही रैंक था, कोई रैंक में कोई सुधार नहीं हुआ भारत का। प्रथम 3 देश कौन है? नॉर्वे, न्यूजीलैंड और स्वीडन। अंतिम 3 देश 67वां पे अफगानिस्तान, म्यांमार, फिर उत्तर कोरिया। सबसे लास्ट में अफगानिस्तान है। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स के बारे में देखते हैं। ये जारी करता है संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क के द्वारा ये जारी किया जाता है। कुल 147 देश में इसे जारी किया जाता है। भारत का स्थान 118वां है, 118। 2024 में 126 था। प्रथम 3 देश कौन है? तो प्रथम 3 देश डेनमार्क, फिनलैंड और आइसलैंड। जो हैप्पीनेस इंडेक्स है ये आपका केवल जीडीपी और आय में जो वृद्धि है इसके साथ साथ जो है खुशी का एहसास, जीवन प्रत्याशा, उदारता, भ्रष्टाचार की अनुपस्थिति, तो मतलब ओवरऑल इसका जो मानक है 7 मानक है। 7 मानक कौन कौन सा है? तो पर कैपिटा जीडीपी, सामाजिक समर्थन, स्वस्थ जीवन प्रत्याशा, उदारता, जीवन विकल्प बनाने की स्वतंत्रता, भ्रष्टाचार की धारणा, देश की तबाही की स्थिति। तो ये सब अवधारणा है, आप याद रखिएगा। मेनली जो आपका भारत का स्थान है हैप्पीनेस इंडेक्स में वो 118वां है। अंतिम 3 शुरू का 3 देश याद रख लीजिएगा, फिनलैंड, डेनमार्क, आइसलैंड। अंतिम का 3 देश जो है आपका अफगानिस्तान, सियरा लियोन और लेबनान। आगे हम लोग देखते हैं हथियारों की खरीद पर जो सिप्री का है ये रिपोर्ट देख लेते हैं। सिप्री का फुल फॉर्म क्या है? तो स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट लिख देता हूं। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। डाटा देखते हैं हम लोग। 2024-25 के दौरान 5 वर्षों की अवधि में 5 बड़े जो आयातक देश हैं कौन कौन से हैं? तो पहला में यूक्रेन है, दूसरा में भारत है, तीसरा कतर, चौथा सऊदी, पांचवा पाकिस्तान। और 5 निर्यातक देश कौन कौन से हैं? अमेरिका, फ्रांस, रूस, चीन, जर्मनी। चीन के जो शस्त्र आयात में इसकी अवधि में 64% की गिरावट आई है। ये आयात कम कर रहे हैं, मतलब ये प्रोडक्शन कर रहे होंगे ज़्यादा, इसीलिए आयात कम कर रहे हैं। निर्यात करते ही हैं पाकिस्तान को, दुनिया को पता है और आपको भी पता है कि चीन सबसे ज़्यादा निर्यात करता ही है पाकिस्तान को। और भारत का जो हथियार का आयात है सबसे ज़्यादा रूस से होता है 36%, उसके बाद फ्रांस से 33%, इजराइल से 13%। और इस अवधि के जो दौरान है हथियार के कुल निर्यात में अमेरिका की वैश्विक हिस्सेदारी सबसे ज़्यादा है, 43%। सबसे ज़्यादा अमेरिका निर्यात करता है। यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो उर्सुला वॉन डेर लेयन। ये इसलिए याद रखना जरूरी है कि यूरोपीय आयोग के जो अध्यक्ष हैं उर्सुला वॉन डेर लेयन, ये भारत का पहला दौरा इनका हुआ है। और भारत और यूरोपियन संघ के बीच रणनीतिक साझेदारी के बीच चर्चा हुई है। तो मेनली आपको यह रखना है यूरोपियन आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो वॉन डेर लेयन, उर्सुला वॉन डेर लेयन। रायसीना संवाद, इसका 10वां संस्करण जो है 17 से 19 मार्च को आयोजित हुआ। पहला 2016 में हुआ था।
नई दिल्ली में हुआ रायसीना संवाद। आयोजन कौन किया? तो भारतीय विदेश मंत्रालय और ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन। थीम क्या था इसका? काल चक्र पीपुल्स पीस एंड प्लेनेट। मुख्य अतिथि कौन थे? तो क्रिस्टोफर लक्सन, ये न्यूजीलैंड के पीएम हैं। न्यूजीलैंड के पीएम। भारत और चीन सीमा मामलों पर परामर्श एवं समन्वय के लिए कार्यतंत्र की 33वीं बैठक जो हुई है ये बीजिंग में हुई है। तो ये ध्यान रखिए कि जो भारत चीन सीमा मामलों पर जो बैठक हुआ है ये 33वीं बैठक हुई है और ये चीन में हुई है। नेतृत्व कौन किया है भारत की तरफ से? गौरांग लाल दास। अंतर्राष्ट्रीय स्टेशन पर फंसे सुनीता विलियम्स व बुच विलमोर की सुरक्षित वापसी हुई है। ये फंसे हुए थे, न्यूज में आप लोगों ने देखा होगा कि अंतरिक्ष स्टेशन पे ये दोनों फंसे हुए थे और इनकी वापसी हो गई है स्पेसएक्स के क्रू 9 के द्वारा और ये फ्लोरिडा की खाड़ी में इनकी वापसी हुई है और सुरक्षित वापसी हुई है। आगे देखते हैं हम लोग। नरेंद्र मोदी को मॉरिशस में सर्वोच्च सम्मान मिला है। इनकी राजधानी मॉरिशस की ध्यान रखिएगा, राजधानी जो है पोर्ट लुइस। पूछ सकता है, न्यूज में है। क्या सम्मान का क्या नाम है? तो द ग्रांड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार। तो ध्यान रखिएगा, पूछ सकता है द ग्रांड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार जो है किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है? तो मॉरिशस का। ध्यान रखना है आपको। आगे बढ़ते हैं, आर्थिक परिदृश्य को देखते हैं। देश में कोयले का जो इस बार हुआ है रिकॉर्ड उत्पादन हुआ है और ये 1 अरब टन से अधिक रहा इस बार। पिछला साल जो है 2023-24 जो फाइनेंशियल ईयर था उसमें 997.83 मिलियन टन का उत्पादन हुआ था। इस बार 1 अरब टन को पार कर चुका है। इससे फायदा क्या होगा कि इससे जो हम लोग कोयला आयात भी करते हैं ना, कुछ हद तक आयात भी करते हैं, तो उसमें कमी आएगी। इससे क्या होगा कि हम लोग विदेशी मुद्रा का बचत कर सकते हैं, तो इससे फायदा है। और आयात में 4% तक का 0.4% तक का गिरावट देखने को मिला और ये डाटा भी है। 5.43 अरब डॉलर की बचत हुई है। 2024-25 की पहली तीन तिमाही जो अप्रैल से दिसंबर है उसमें भारत की एफडीआई अंतर प्रवाह में 27% की वृद्धि हुई है। तो एफडीआई देखिए एक तरह से जो आपका ये है जो विदेशी निवेश है उसके आने से फायदा और नुकसान दोनों होता है। और ये एक तरह से समझिए कि आप बाहर से लोन लेते हैं, ये उससे अच्छा है। अच्छा इसलिए कि जब एफडीआई आता है किसी कंट्री में तो उससे क्या अच्छा होता है कि इसमें न्यू टेक्नोलॉजी आती है, कौशल होता है, ज्ञान आता है, मतलब रोजगार मिलता है, उससे रोजगार बढ़ती है तो इससे देश का आय बढ़ता है। तो ये 27% तक की वृद्धि हुई है। इसका नुकसान भी बोल सकते हैं कि आप विदेशी कंपनी पर निर्भर हैं, लोकल उद्योग को नुकसान हो सकता है, होता ही है, हो सकता है क्या है, श्रम के अधिकार को कम कर सकती है। इसमें जो निवेश है 40.67 अरब डॉलर तक पहुंच गया है। इस अवधि में जो एफडीआई है 62.48 अरब डॉलर रहा। सर्वाधिक वृद्धि कहां पर है? तो सिंगापुर, नीदरलैंड और यूएई। आईआरसीटीसी और आईआरएफसी को नवरत्न कंपनी का दर्जा मिला है। तो कुल नवरत्न कंपनी अब कितनी हो गई? 26। नवरत्न कंपनी का आधार क्या है? तो मिनी रत्न श्रेणी 1 के रूप में मान्यता होनी चाहिए। 3 वर्षों में 5,000 करोड़ का शुद्ध लाभ होना चाहिए। 3 वर्षों में औसत वार्षिक टर्नओवर 25,000 करोड़ का होना चाहिए। 3 वर्षों में औसत वार्षिक शुद्ध संपत्ति 15,000 करोड़ होना चाहिए। देखिए इसको ये आपका मतलब स्टेटमेंट बना सकता है। ये थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिएगा कि नवरत्न कंपनी का दर्जा कैसे मिलता। तो आप याद रखिएगा 5, 15, 25 ऐसे करके याद रखिएगा। 5 के टर्म में याद रखिएगा कि आप 3 वर्ष में 5,000 करोड़ का शुद्ध लाभ पा लिए। 3 वर्षों में फिर औसत वार्षिक टर्नओवर 25,000 करोड़ का और 3 वर्ष में औसत वार्षिक शुद्ध संपत्ति 15,000 करोड़ तक का होना चाहिए, तभी वो नवरत्न कंपनी का दर्जा वो पा सकता है।
आगे बढ़ते हैं, विश्व बैंक का रिपोर्ट देखते हैं। 2047 तक उच्च आय वाला देश बनने के लिए भारत को 7.8% वृद्धि दर हासिल करनी होगी। और ये जो 7.8% है, इसको पाने के लिए भारत को न केवल चल रहे सुधारों को जारी रखना होगा, बल्कि दूसरे सुधारों को भी लागू करना होगा। जैसे आप महिला श्रम शक्ति की भागीदारी को बढ़ाना होगा, ये अगले 22 वर्षों में 50% तक पहुंचानी होगी, क्योंकि अपने देश में महिला श्रम शक्ति की भागीदारी बहुत कम है। और अब बिहार को देख सकते हैं, बिहार तो भाई इसमें नज़ीर बना हुआ है कि महिला को हर चीज़ में भागीदारी मिल रहा है, चुनाव लड़ने से लेके हर चीज़ में भागीदारी, नौकरी से लेके अलग एक रिजर्वेशन बना हुआ है उनका। और ये ज़रूरी भी है एक हद तक मैं मानता हूँ, क्योंकि महिलाएं जितनी पिछड़ी हैं उनको एक सपोर्ट मिलना चाहिए सरकार की तरफ से। आगे देखते हैं, वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारत का योगदान कितना है। 2000 ईस्वी में 1.6% का योगदान था, 2023 में बढ़कर 3.4% का हो गया। टेली डेंसिटी के संबंध में ट्राई का रिपोर्ट है। रिपोर्ट भारत में जो 84.45% है, ये आपका टेलीफोन कनेक्शन की संख्या है इतना परसेंट में, और उसमें जो शहरी है वो 131.50% और ग्रामीण 58.22%। सर्वाधिक जो है वो दिल्ली टेलीफोन कनेक्शन में है 274.38%, और बिहार सबसे कम 56.44%। ट्राई का फुल फॉर्म क्या है? टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। 10 वर्षों में भारत का सकल घरेलू उत्पाद दोगुना होगा, ये IMF का कहना है। 2015 में दोगुना हो गया है। 2015 में $2.1 ट्रिलियन था और 2025 में $4.27 ट्रिलियन है। ये वर्तमान मूल्य पर। दस वर्ष में 105% की वृद्धि हुई है। 5 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कौन है दुनिया में? तो अमेरिका है, चाइना है, जर्मनी है, जापान है, इंडिया है। हालांकि अब इंडिया जो है चौथे नंबर पे आ गई है। अभी कुछ 2-4 दिन पहले का ये न्यूज़ है, इंडिया चौथे नंबर पे आ गई है GDP में। इसने जापान को पीछे छोड़ दिया है। महासागर का फुल फॉर्म देख लीजिए आप, म्यूचुअल एंड हॉलिस्टिक एडवांसमेंट फॉर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ। ये जो फुल फॉर्म है, ये मॉरिशस यात्रा के दौरान भारतीय PM के द्वारा बताया गया है। जस्टिस जयमाल्या बागची, ये सर्वोच्च न्यायालय में नई न्यायाधीश बनी है। इससे पहले कलकत्ता उच्च न्यायालय में न्यायाधीश थी, तो पूछ सकता है। ये अभी न्यूज़ में भी 70th BPSC में पूछा भी था, जम्मू कश्मीर से जो आपका हाई कोर्ट से जो दिल्ली उच्च न्यायालय में, सुप्रीम कोर्ट में जो बने थे, दिल्ली उच्च न्यायालय नहीं, सुप्रीम कोर्ट में जो बने थे, उनके बारे में पूछ लिया गया था कि वो इससे पूर्व किस राज्य के उच्च न्यायालय में पोस्टेड थे, मतलब थे वहाँ पे। तो इससे भी आप ध्यान रखिएगा। जयमाल्या बागची जो है कलकत्ता उच्च न्यायालय में थी इससे पहले। शक्तिकांत दास अब प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव, जो प्रधान सचिव 2 बने हैं। प्रधान सचिव 2 के रूप में कार्य करेंगे। प्रधान सचिव आप जानते हैं PK मिश्रा जी हैं, और प्रधान सचिव 2 के रूप में भी अभी RBI गवर्नर से रिटायर्ड हुए हैं, तो इनको प्रधानमंत्री ने अपना प्रधान सचिव 2 के रूप में शामिल किया है। सेबी के नए प्रमुख कौन है? तुहिन कांत पांडे। RBI के नए कार्यकारी निदेशक इंद्रनील भट्टाचार्य। इंटेक के नए अध्यक्ष अशोक कुमार ठाकुर। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के नए अध्यक्ष कौन है? तो क्रिस्टी कॉवेंट्री, ये जिम्बाब्वे की हैं, महिला हैं, ध्यान रखिएगा। महाराष्ट्र भूषण सम्मान 2024 में राम वी सुतार को मिला है 25 लाख प्लस स्मृति चिन्ह। आगे देखते हैं, ब्रिटिश थिंक टैंक ब्रिज इंडिया का लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार चिरंजीवी को मिला है। साउथ के जो एक्टर हैं साउथ इंडिया सिनेमा के, चिरंजीवी जी, उनको मिला है। विश्व सुंदरी 2025 प्रतियोगिता का आयोजन भारत के तेलंगाना में होगा। इससे पूर्व भी शायद भारत में ही हुआ था, मुंबई में।
इस बार तेलंगाना में है। ज्ञानपीठ पुरस्कार जो 59 संस्करण है, 59वां है, ये विनोद कुमार शुक्ल जी को दिया गया, छत्तीसगढ़ के हैं। ये मेनली 8वीं सूची में शामिल भाषाओं को ही दिया जाता है। 11 लाख रुपया की राशि इसमें दी जाती है। सरस्वती सम्मान 34वां साधु भ्रदेश दास को मिला है, के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। इनका रचना क्या था? स्वामी नारायण सिद्धांत सुधा, संस्कृत में। जॉर्ज फॉरमैन जी का निधन हो गया। जॉर्ज फॉरमैन का निधन हो गया, ये अमेरिकी मुक्केबाज रहे हैं। पूछ सकता है क्वेश्चन में कि जॉर्ज फॉरमैन का संबंध किस खेल से है, तो मुक्केबाजी से है। कुछ महत्वपूर्ण दिवस देख लेते हैं। विश्व वन जीव दिवस 3 मार्च को, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को, गौरैया दिवस 20 मार्च को, बिहार दिवस 22 मार्च को, जल दिवस 22 मार्च को। प्रमुख पुस्तक दिया सलाई, जो एक आत्मकथा है, वो कैलाश सत्यार्थी जी ने लिखा है। मेनली आप जानते हैं कि बच्चों को रेस्क्यू करते हैं कैलाश सत्यार्थी। जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग होता है, चाइल्ड ट्रैफिकिंग, मेनली चाइल्ड ट्रैफिकिंग जो होता है, इनमें इनको नोबेल प्राइज भी मिला हुआ है। वॉइस फॉर द वॉइसलेस, ये दलाई लामा ने लिखा है। थैंक यू फॉर लिविंग, ऋत्विक सिंह। द कैंटोनमेंट कॉन्स्पिरेसी, ए मिलिट्री थ्रिलर, जनरल मनोज नरवाने। कुछ युद्धाभ्यास है, नीचे देख लेता हूँ। धर्म गार्जियन युद्धाभ्यास, भारत प्लस जापान, इसका 6वां संस्करण हुआ है। जापान के पूर्वी फूजी क्षेत्र में हुआ आयोजित। अभ्यास खंजर, भारत प्लस किर्गिस्तान, इसका 12वां सत्र हुआ है। कहाँ पर? तो टोक्यो, किर्गिस्तान। अभ्यास वरुण 2025, इसका 23वां संस्करण हुआ है। ये भारत फ्रांस के बीच का है। अभ्यास वरुण होता है भारत फ्रांस के बीच, और ये नौसैनिक अभ्यास है। अभ्यास बोंगो सागर, इंडिया प्लस बांग्लादेश, बे ऑफ बंगाल में, मतलब बंगाल की खाड़ी में संपन्न हुआ। दुर्लभ खगोलीय घटना के बारे में देख लेते हैं। ग्रह परेड, ये सभी ग्रह जो है ना, मतलब एक सीधी रेखा में ही आ जाते हैं, तो ये ग्रह परेड होता है। ये 28 फरवरी को 2025 को देखा गया। आकाश में बुध, शुक्र, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून एक सीधी रेखा में देखा गया। दोबारा अब 2040 में देखी जाएगी। जन औषधि दिवस कब है? 7 मार्च। 2008 में प्रारंभ हुआ था। 2015 में नाम परिवर्तन करके प्रधानमंत्री जन औषधि योजना से जाना गया। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2025 का थीम क्या है? विकसित भारत के लिए विज्ञान और नवाचार में वैश्विक नेतृत्व के लिए भारतीय युवाओं को सशक्त बनाना। तो साथियों, ये मई का करेंट अफेयर्स प्रतियोगिता दर्पण का ये समाप्त हो गया, और ये बीपीएससी के एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। 71st बीपीएससी के लिए और भी स्टेट पीसीएस के लिए वो काफ़ी महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स है। आप लोग इसको अच्छे से देख लीजिए, अच्छे से कवर कर लीजिए। 2 से 3 बार वीडियो देखिए और शेयर कर दीजिए दोस्त के बीच में। जो आगे जो जून का करेंट है, जिसमें अप्रैल का न्यूज़ रहेगा, वो जल्दी, मतलब 1 से 2 दिन में अपलोड हो जाएगा। और नेक्स्ट मंथ से बिल्कुल जब प्रतियोगिता दर्पण आता है तो टाइम टू टाइम आपका अपलोड हो जाएगा। ठीक है, तो इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप लोग सभी लोग अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।